एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जीके मिलेनियर में। आइए दोस्तों, आज हम झारखंड के अगले क्लास को लेकर चलते हैं। आज का हम झारखंड इतिहास जैसे हम पढ़ रहे हैं उसी के अगले क्लास को लेकर आए हुए हैं, जो कि आज का क्लास है वो है झारखंड नामकरण। क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी झारखंड में अलग अलग समय काल पे जितने भी अलग अलग शासक आए उन्होंने अलग अलग नामकरण किया, चाहे वो प्राचीन भारत की बात की जाए या मध्यकालीन भारत की बात की जाए या तो फिर आधुनिक भारत की बात की जाए। समय समय पे चाहे वो जितने भी साहित्यिक स्रोत हैं वो सभी में कई अलग अलग नाम देखने को मिलता है। चाहे वो साहित्यिक स्रोत हो, ब्राह्मण ग्रंथ हो या तो फिर और भी जितने भी विदेशी यात्री आते हैं या विदेशी इतिहासकार आते हैं वो सारे अलग अलग नाम से यहाँ पे नामकरण दिया जाता है। अब सवाल उठता है कि ऐसा नामकरण किस आधार पर किया जाता है। तो नामकरण कई आधार पर हो सकता है, चाहे वो जाति के आधार पर हो सकता है, स्थान के आधार पर हो सकता है, या तो उसके व्यवहारिक जीवन के आधार पर हो सकता है, या फिर बोले वहां के जो भी वेशभूषा है या तो फिर रहन सहन, ये कई आधार पर उसका नामकरण किया गया है, चाहे वो स्थान के नाम पर किया गया हो। तो इस तरह से कई सारे नाम का जिक्र मिलता है। झारखंड की अगर बात किया जाए तो उसमें सबसे बड़ा क्षेत्र जो माना जाता था वो था छोटा नागपुर। झारखंड का छोटा नागपुर। और एक दूसरा अगर बोला जाए कि सबसे बड़ा स्थान कौन था तो वो था संथाल परगना। तो छोटा नागपुर की अगर बात किया जाए तो झारखंड के लगभग 80% भूभाग को कवर करता है। वहीं संथाल परगना दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है और भी कई सारे छोटे छोटे क्षेत्र आते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं, कुछ देखते हैं कि जो भी जितने सारे नाम का जिक्र किया गया वो सारे नाम को हम आज जिक्र करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं झारखंड शब्द का। तो झारखंड का कहता है कि प्रथम पुरातात्विक प्रमाण, आखिर में इसका प्रथम पुरातात्विक प्रमाण कब मिलता है। तो झारखंड का सबसे प्रथम पुरातात्विक प्रमाण जो मिलता है वो 13वीं सदी के ताम्रपत्र में, जो कि 13वीं सदी में एक ताम्रपत्र लेख है उसी में देखने को मिलता है। जो कि सबसे पहले अगर पूछा जाए कि सबसे प्रथम पुरातात्विक प्रमाण कब मिलता है तो 13वीं सदी के ताम्रपत्र में। लेकिन अगर पूछा जाए कि प्रथम साहित्यिक उल्लेख कब मिलता है, यानी पहला बार साहित्य में कब इसका जिक्र किया गया है, तो वो मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण में। ये एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसमें से कई सारे ब्राह्मण ग्रंथ हम देखते हैं, चाहे वो शतपथ ब्राह्मण हो, ऐत्रेय ब्राह्मण हो, कौशिकी ब्राह्मण हो, कई सारे ब्राह्मण ग्रंथ है। उसमें से एक ब्राह्मण ग्रंथ था ऐत्रेय ब्राह्मण। इसी में सबसे पहला झारखंड का साहित्यिक उल्लेख देखने को मिलता है। फिर दूसरा आता है ऐत्रेय ब्राह्मण। अब यहाँ पे पूछा जाए कि ऐत्रेय ब्राह्मण है, ठीक है, प्रथम साहित्यिक उल्लेख मिलता है, लेकिन किस नाम से मिलता है। तो अगर नाम का जिक्र किया जाए तो पुंड या तो फिर पुंड्र, पुंड या तो फिर पुंड्र, ये दोनों नाम से कोई भी नाम से आप बोल सकते हैं। तो पुंड या पुंड्र जब मिले यानी ऐत्रेय ब्राह्मण में इसका जिक्र मिलता है। फिर अगला आता है वायु पुराण, और वायु पुराण में इसका जिक्र मिलता है मुरंड के नाम से। फिर बात करें टॉलमी का, तो टॉलमी का मुंडल के नाम से जिक्र किया गया है झारखंड में। अब सवाल उठता है कि ये सारे कहीं भी कोई भी किताब में आपको टेबल के रूप में मिल जाएगा, तो थोड़ा बहुत आप क्या कि इसको बार बार रिवीजन करेंगे और थोड़ा बहुत आप कोई एक की पॉइंट को पकड़िए, वहां से क्या होगा कि आसानी से आप कर सकते हैं। नहीं तो नाम क्या है कि काफी मिलता जुलता मिलता है इसमें, क्योंकि लगभग लगता है नाम सारे एक जैसे देखने को मिलते हैं। कुछ नाम जैसे आप देख सकते हैं पुंड या पुंड, फिर मुरंड है, मुंडल है, मुंड है, या तो फिर मुरुंड देश है। तो ये कई सारे ऐसे नाम है जो कि लगभग एक जैसा लगता है। तो ऐसे में क्या करना है कि आपको कोई एक की पॉइंट पकड़िए और वहां से आप याद रखिए। जैसे वायु पुराण में वायु शब्द को पकड़िए। अब वायु और मुरंड यानी मुरंड यानी उड़ना। अब वहां से एक शब्द पकड़िए मुरंड और यहाँ पे पकड़िए वायु। इसी तरह से एक है शब्द यहाँ टॉलमी। तो टॉलमी ने इस क्षेत्र को मुंडल कहा था। तो मुंडल आप याद रखते हैं, टॉलमी यानी तौलना, और तौलते हम कहाँ पे है, माथे पे। कोई भी वस्तु अगर हमारे माथे पे भार दी जाता है तो तौलने का काम मुंडल। तो यहां से याद रखने की टॉलमी अगर बोले तो यानी हो जाएगा मुंडल। फिर बात करें विष्णु पुराण, तो विष्णु पुराण में इस क्षेत्र का जो नाम दिया गया है वो है मुंड। अब यहां से याद रख सकते हैं जैसे विष्णु। अब जैसे विष्णु का नाम आता है वैसे आपको 10 शीश या तो फिर एक होता है कि विष्णु के अवतार के बारे में जिक्र मिलता है, अलग अलग सिर देखने को मिलता है। तो विष्णु जी का जब भी हम देखते हैं तो उसमें क्या है कि आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे मुंड यानी सिर से याद रख सकते हैं और विष्णु यानी अवतार। तो विष्णु का अवतार अलग अलग, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में अलग अलग विष्णु का अवतार देखने को मिलता है, तो वो सारे याद रख सकते हैं। तो मुंड यानी जब भी विष्णु पुराण का जिक्र करें तो किस नाम से मिलता है, तो मुंड के नाम से मिलता है।
फिर है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। अगर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति का जिक्र किया जाए तो इसमें मुरुंड देश के नाम से इस क्षेत्र का जिक्र मिलता है। तो अगर बोले कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया, तो मुरुंड देश के नाम से किया गया है। फिर बात करें भागवत पुराण की, तो भागवत पुराण में इस क्षेत्र को किक्कट प्रदेश के नाम से जाना गया है। भागवत पुराण में किस नाम से किया गया, तो किक्कट प्रदेश के नाम से इस क्षेत्र का वर्णन किया गया है। फिर आता है अगला महाभारत के दिग्विजय पर्व। महाभारत के दिग्विजय पर्व में पुंडरिक देश या तो फिर पशुभूमि, इसमें दोनों नाम जिक्र मिलता है, या तो पुंडरिक देश कहीं पे देखने को मिलता है, कहीं पे पशुभूमि भी देखने को मिलता है। ये दोनों नाम आपको याद रखना है। पुंडरिक देश या पशुभूमि झारखंड के किस साहित्यिक उल्लेख में जिक्र मिलता है, तो वो है महाभारत के दिग्विजय पर्व में। फिर आता है पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य, इसमें आपको मिलता है कलिंद देश। कलिंद देश, तो इसमें अगर पूछा जाए कि पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में किस नाम से जिक्र मिलता है, तो वो मिलता है कलिंद देश के नाम से। फिर एक आता है आईन अकबरी या तो फिर आईन ए अकबरी, दोनों नाम, और इसके लेखक जो थे वो थे अबुल फजल ए अल्लामी। इसका लेखक का नाम आप बहुत ही जरूरी याद रख सकते हैं। इसका लेखक जो थे वो कौन थे, अबुल फजल ए अल्लामी। और इस बता दें कि इस साहित्य में जो इस क्षेत्र का वर्णन मिलता है वो कोकरा या तो फिर खंकारा, कोकरा या तो फिर खंकारा, ये दोनों नाम से इस क्षेत्र का वर्णन मिलता है नाम से। अब आईने अकबरी के बाद हम अलग नाम आएंगे, जब यहाँ हम थोड़ा जिक्र करेंगे, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा इधर चलते हैं और यहां तक आप याद रख सकते हैं। तो एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि प्रथम पुरातात्विक प्रमाण वो 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड का उल्लेख मिलता है, और प्रथम साहित्यिक उल्लेख अगर पूछा जाए तो वो आपका ऐत्रेय ब्राह्मण हो जाएगा। ऐत्रेय ब्राह्मण में इस क्षेत्र नाम किस नाम से मिलता है, तो पुंड या पुंड का वर्णन मिलता है झारखंड में। वायु पुराण में इस क्षेत्र को मुरंड कहा गया, वहीं टॉलमी ने इस क्षेत्र का वर्णन मुंडल के नाम से किया है। विष्णु पुराण में अगर बात किया जाए तो विष्णु पुराण में इस क्षेत्र को मुंड के नाम से कहा गया, जबकि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में इस क्षेत्र को मुरुंड देश कहा गया है। वहीं भागवत पुराण में अगर बात किया जाए तो भागवत पुराण में इस क्षेत्र का वर्णन किक्कट प्रदेश के नाम से मिलता है, जबकि महाभारत के दिग्विजय पर्व में पुंडरिक देश या तो फिर पशुभूमि के नाम से मिलता है। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में इस क्षेत्र का नाम कलिंद देश के नाम से मिलता है, कलिंद देश के नाम से पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में। जबकि आईने अकबरी या तो फिर आईन ए अकबरी, इसका नाम कोकरा या खंकारा मिलता है। तो अब अगर आपसे सवाल पूछ दिया जाए कि आईने अकबरी के लेखक कौन थे, तो इसका लेखक का नाम आप याद रखेगा अबुल फजल ए अल्लामी। अबुल फजल ए अल्लामी के नाम से वर्णन मिलता है। अब कुछ ऐसे साहित्य थे जिसमें चाहे वो छोटा नागपुर हो या झारखंड का जो भी क्षेत्र हो, वो सभी का नाम झारखंड के नाम से ही जाना जाता था। तो कुछ ऐसे साहित्य हैं जो कि हमने एक साथ रखा है। अगर पूछा जाए कि इनमें से किस क्षेत्र का नाम या तो उल्लेख जो है वो झारखंड शब्द से ही किया गया है, यानी झारखंड को झारखंड शब्द से ही उल्लेख किस किस ग्रंथ में मिलता है, तो अगर पूछा जाए तो सबसे पहले आता है अकबरनामा। अकबरनामा अकबरनामा सबसे पहले आता है। और इसके लेखक कौन थे, तो लेखक अगर पूछा जाए तो अबुल फजल। अगर अकबरनामा के लेखक पूछा जाए तो अबुल फजल, और अकबरनामा में झारखंड का उल्लेख किस नाम से मिलता है, तो वो आपका झारखंड होगा। फिर अगला आता है तारीखे फिरोज शाही। तारीखे फिरोज शाही, तारीखे फिरोज शाही, तारीखे फिरोज शाही, इसमें अब इसके लेखक कौन थे, अगर पूछा जाए कि तारीखे फिरोज शाही में झारखंड का वर्णन झारखंड से मिलता है तो इसके लेखक कौन थे, या तो फिर तारीखे फिरोज शाही के लेखक कौन थे। तो सवाल क्या है कि घुमा फिरा के किसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर पूछ दे कि तारीखे फिरोज शाही के लेखक कौन थे, तो वो थे शम्स ए सिराज अफीफ। शम्स ए सिराज अफीफ, तारीखे फिरोज शाही के लेखक कौन थे, तो वो थे शम्स ए सिराज अफीफ के नाम से। इन्होंने सबसे पहले तारीखे फिरोज शाही के लेखक थे शम्स ए सिराज, और इसमें भी झारखंड का वर्णन झारखंड से ही मिलता है। फिर अगला है तारीख ए बांग्ला। तारीख ए बांग्ला, जिसके लेखक थे सलीमुल्ला। तो अगर पूछा जाए कि तारीख ए बांग्ला के लेखक कौन थे, तो वो थे सलीमुल्ला। और इस साहित्यिक स्रोत में किस नाम से झारखंड का उल्लेख किया गया है, तो वो मिलता है झारखंड के नाम से ही।
फिर अगला जो आता है वो है सियार उल मुतखरीन। सियार उल मुतखरीन, इसके लेखक थे गुलाम हुसैन खान। और बता दें कि ये सभी जो भी ये सारे साहित्य का नाम है, ये सारे मध्यकालीन भारत के है, यानी बीच में आपको मिलता है। प्राचीन काल में ये सारे नाम देखने को मिलता है, जबकि ये सब मध्यकालीन नाम में देखने को मिलता है। मध्यकालीन भारत में या मध्यकालीन जो भी इतिहास मिलता है, मध्यकालीन ऐतिहासिक स्रोत में वो सारे नाम इस सबसे मिलता है। फिर अगला जो मिलता है वो है पद्मावत। वो है पद्मावत और इसके लेखक थे मलिक मोहम्मद जायसी। तो अगर पूछा जाए कि पद्मावत के लेखक कौन थे, तो मलिक मोहम्मद जायसी थे। और इसमें झारखंड का वर्णन या तो झारखंड का उल्लेख किस नाम से मिलता है, तो वो आपका झारखंड के नाम से ही मिलता है। फिर एक कबीर के दोहे थे, उसमें भी झारखंड का वर्णन झारखंड के नाम से ही किया गया है। तो स्वाभाविक है कबीर के लेखक थे, तो इसके कबीर ही लेखक थे। अब यहां से ये सारे नाम आपको अलग अलग तरीके से कोई भी नाम आपसे देकर पूछ लिया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि इसको हम याद कैसे रखें, तो इसके लिए क्या है कि आपको बार बार इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा और बार बार इसका रिवीजन करें, ताकि आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब है छोटा नागपुर। झारखंड का लगभग बता दें कि ये झारखंड का लगभग 80% भाग माना जाता है। और यह झारखंड का छोटा नागपुर जब बोला जाता है, तो कहीं ना कहीं एक मेरे दिमाग में आता है कि लगभग झारखंड का जो लगभग क्षेत्र माना जाता था, वो छोटा नागपुर के ही नाम से जाना जाता था। बता दें कि 1765 से लेकर 1833 तक, 1765 से लेकर 1833 तक इस क्षेत्र को जो था वो छोटा नागपुर के नाम से ही जाना जाता था। उसके बाद क्या होता है कि 1834 में एक, आप नाम याद रखिएगा, 1834 में दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी यानी SWFA, जिसको बोलते हैं साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, जिसका गठन होता है। और इसका मुख्यालय जो था वो था विल्किंसनगंज या विशुनपुर या तो फिर किशुनपुर। ये सारे नाम जो था वो वर्तमान के रांची, जो आपके जिले हैं, वर्तमान रांची जिला जो कि आपका वर्तमान में झारखंड की राजधानी है, वही क्षेत्र जो था वो ये सारे नाम के नाम से जाना जाता था। तो अगर पूछा जाए कि दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन कब हुआ था, तो 1834 में हुआ था। और इसका मुख्यालय जो था विल्किंसनगंज, विशुनपुर या तो फिर रांची क्षेत्र था। अब इसमें से एक और नाम आता है फाहियान। इसमें एक चीनी यात्री थे, कह सकते हैं कि चीनी इतिहासकार थे, जिन्होंने एक अपनी रचना लिखी थी फो को क्वी। एक स्रोत था फो को क्वी, जिसमें झारखंड का जो नाम मिलता है वो मिलता है कुक्कुट लाड़ से। तो आपने पढ़ा होगा कि फाहियान ने झारखंड को किस नाम से या तो छोटा नागपुर क्षेत्र को किस नाम से बोला था, तो कुक्कुट लाड़ आपको याद होगा। लेकिन यही सवाल अगर उल्टा करके पूछ दिया जाए कि फाहियान ने छोटा नागपुर क्षेत्र को कुक्कुट लाड़ अपने किस ग्रंथ में कहा था, तो यहां से आपका हो जाएगा फो को क्वी, यानी उस रचना का नाम जो था वो था फो को क्वी। तो इस तरह से आप इधर उधर से किसी तरह से भी आपसे सवाल पूछा जाए तो आप आसानी से उसका आंसर कर सकते हैं। फिर वहीं अगर बात किया जाए हेनसांग, एक और ये भी चीनी यात्री ये थे। इन्होंने अपनी एक रचना लिखी थी सीयू की। इसमें से इस क्षेत्र को खिलौना सुफलाना या तो फिर कर्ण सुवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र का नाम एक और मिलता है कर्ण सुवर्ण, खिलौना सुफलाना या तो फिर कर्ण सुवर्ण। ये दोनों नाम से हेनसांग ने इस सीयुकी नामक रचना में इस क्षेत्र का नाम वर्णन किया है। अगर बात किया जाए फाहियान की और हेनसांग की, तो यहां से भी आप जब इतिहास पढ़ेंगे तो वहां से भी इसका सवाल पूछा जाता है कि फाहियान किस शासक के दरबार में आए थे, किसके शासनकाल में वो आए थे, या तो फिर हेनसांग किसके दरबार में आए थे। तो बता दें कि हेनसांग जो थे वो हर्षवर्धन के समय में आए थे और फाहियान जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम विक्रमादित्य कहते हैं, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये आए थे। अब ये दोनों चीनी इतिहासकार थे और भारत आए थे। और हेनसांग जो थे ये काफी चर्चित, बता दें कि चर्चित इतिहासकार थे और इन्होंने कई रचनाएं की है और बौद्ध ग्रंथ के बारे में भी काफी चीज इन्होंने वर्णन किया है। और साथ ही साथ ये नालंदा विश्वविद्यालय है, वहां पे शिक्षा भी ग्रहण की और वहां से कई सारे स्रोत लेकर वो अपनी फिर वापस लौटे थे और कई सारे और बहुत लंबे समय तक ये भारत में बिताए। तो ये दोनों नाम आप याद रख सकते हैं कि फाहियान और हेनसांग। तो फाहियान पूछा है किसके दरबार में,
आए थे, किसके शासनकाल में आए थे, तो वो हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य। और हेनसांग याद रखिएगा हर्षवर्धन। तो आप याद रख सकते हैं ह से हर्षवर्धन और ह से हेनसांग। तो यहां से आप कंफ्यूजन नहीं होगा, एक याद रखिएगा दूसरा आपको याद रहेगा। यानी एक चंद्रगुप्त द्वितीय है और एक है हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन में हेनसांग हो जाएगा और आपका चंद्रगुप्त द्वितीय में फाहियान होगा। फिर आता है दूसरा क्षेत्र जो झारखंड का, वो है संथाल परगना। संथाल परगना जिसको बता दें कि झारखंड का ये दूसरा बड़ा क्षेत्र माना जाता है और इसको प्राचीन काल में नरीखंड या तो कांकजोल के नाम से, तो इस तरह से आप आसानी से याद रख सकते हैं। संथाल परगना जो कि झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है, जिसको नरीखंड या तो कांकजोल के नाम से जाना जाता था। अगर बोले कि संथाल परगना क्षेत्र था जो कि राजमहल आप जानते हैं कि संथाल परगना क्षेत्र में अवस्थित है, तो उसी में हेनसांग द्वारा कीचिंग कायलो राजमहल के लिए एक शब्द का प्रयोग किया था, कीचिंग कायलो, जो कि राजमहल क्षेत्र के लिए नाम से ये चर्चा किया था। तो अगर पूछा जाए कि हेनसांग ने राजमहल क्षेत्र को किस नाम से बोला था, तो कीचिंग काय लो के नाम से। और यही क्षेत्र को बाद में दामिन एक कोह या तो फिर पहाड़ी अंचल के नाम से इसे ये किया गया था, घोषित किया गया था, जिसका अर्थ है दामिन एक कोह का अर्थ होता है पहाड़ी अंचल। तो उम्मीद करते हैं कि इस छोटे से प्रयास को आप सभी को पसंद आया होगा। हमने कोशिश किया कि आपको एक अच्छे तरीके से समझाया है और हमने पढ़ने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।